स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसकी जो इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की वो किस तरह से वेरी करेगी और पैटर्न की जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से होगी। तो इसके लिए हम बेसिकली इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस रे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कंसिडर करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो आपस में, उनकी जो वेव्स हैं वो आपस में एड अप हो रही हैं, सम अप हो रही हैं और वो इंटरफेयर आपस में कर रही हैं। क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके बेसिकली उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके वो एवरेज या रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं, उसके स्क्वायर के बराबर होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है इनफैक्ट। या दूसरे लफ्जों में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एम्पलीट्यूड है उसी का स्क्वायर ले लें, उसकी एवरेज वैल्यू ले लें, तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जहां पर ये लाइट है, ठीक है, और हम दो रेज ऑफ लाइट कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमारी जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पहुंच रही है पॉइंट पी पर। तो फर्ज करें कि ये R1 है और इसके अंदर छुपा हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो E1 है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। सो इट मींस के हम बेसिकली जो इंटेंसिटी होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को ट्रिवियल समझते हैं और ज्यादातर हम उसकी इंटेंसिटी को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं, ठीक है, और वो भी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमें एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है E, ठीक है। अब हम इनको वेव कंसिडर कर रहे हैं। हम फर्ज करते हैं कि ये जो पहली वेव आ रही है इसका जो फेस कांस्टेंट है वो 0 है, यानी इनिशियल पॉइंट, इसका एंगल जो है वो पोजीशन जो है वो 0 से शुरू हुआ है, जबकि ये शुरू हुई है 5 से, ठीक है। और ये दोनों जो थी ना ये साइन वेव्स थी, ठीक है, और इन्होंने आपस में ओवरलैप किया है और ये जहां पर बन गई और ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन्होंने किया है जिसकी वजह से यहाँ पर, या डिस्ट्रक्टिव भी किया है। तो डिस्ट्रक्टिव के केस के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कंस्ट्रक्टिव के केस के अंदर ये आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में जो रिजल्टेंट होगा इनका वो होगा ई, जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इन दोनों का, इन दोनों वेक्टर्स का एक किस्म का सम होगा। और इंटेंसिटी की शक्ल में ये चूंकि अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। जो टोटल इंटेंसिटी है वो इनका सम है, यानी कि इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इनका जो स्क्वायर है वो बेसिकली हमने इंटेंसिटीज ले ली हैं, क्योंकि इंटेंसिटीज जो है वो भी लीनियर, इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी I1 प्लस I2। I1 जो है ये होगी E1 का स्क्वायर और I2 जो है आ, इनको हमने इनका सम लेना है, वो होगी E2 का E2, तो इनका होल जो है वो सम होगा। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 डॉट E2। तो सिंपली अगर मैं इंटेंसिटी को कैलकुलेट करूं, तो जस्ट इंटेंसिटी की शक्ल में इसको लिखूं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है कि चूंकि ये कोहेरेंट लाइट से आ रही होती है, यानी एक ही सिंगल सोर्स से आ रही होती हैं, तो इनके जो एम्पलीट्यूड है वो तो सेम है। तो इसका मतलब है E1 बराबर है E2 के। तो अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट कर दूं, तो मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉइंट P पर बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो होगा, मैं सारों को वैल्यूज को E1 में ही कन्वर्ट कर देती हूँ, तो वो 2E1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये बेसिकली 4E1 स्क्वायर, यानी कि किसी एक फील्ड की आप ले लें तो ये 4 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड जो है ना ये बन जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होगी वो बेसिकली होगी अगर E1 है तो I1 ले लें तो ये 4I1 होगी, ठीक है। ये होगी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव के लिए ये फील्ड्स आउट ऑफ फेज होंगे, यानी कि E1 होगा माइनस E2 के बराबर। उस सूरत में हम जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट देखें स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो होगा E1 स्क्वायर प्लस माइनस E1 स्क्वायर, फॉर्मूले में पुट कर दें, ठीक है, प्लस E2 E1 माइनस E1, ठीक है। तो ये हो जाएगा
E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस -2 E1 स्क्वायर, तो ये सारा कुछ हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो होती है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में इंटेंसिटी होती है 0। अब हम इसका ना ये तो हमने जनरल बता दिया कि जनाब इंटेंसिटी जो है वो किस तरीके से ऐड हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का 4 टाइम्स है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे आपस में बराबर हैं क्योंकि वो एक ही सोर्स से निकल रहे हैं, कोहिरेंट है आपस में, मोनोक्रोमेटिक हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, 4I1 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ एनी ऑफ दी वेव्स हो जाएगी, और जो है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0 हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमें ये भी देखना है कि इस इंटेंसिटी को टाइम टू टाइम हमने अगर दरमियान में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की लेनी है तो कोई फॉर्मूला हमें चाहिए जिसमें हम डाल डाल के वैल्यूज जो है ना कैलकुलेट कर सकें हर पॉइंट के ऊपर। सो इट मीन्स के वी नीड टू हैव अ फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। तो इन ऑर्डर टू ड्राइव अ प्रॉपर फॉर्मूला और एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी, ताकि हम उसका पूरा पैटर्न ग्राफ बना सकें उसका, ठीक है, उसके लिए हम इन दोनों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इनकी वेव फॉर्म्स को लेते हैं, इनके वेव फंक्शंस को लेते हैं। तो फर्स्ट करें कि E1 जो था वो उसकी एम्पलीट्यूड था E0, और वो एक साइन वेव थी ओमेगा टी जिसकी फेज कांस्टेंट 0 है। इसी तरह जो E2 है वो E0 थी, उस वो थोड़ा फेज कांस्टेंट, उसके अंदर फेज था, ठीक है, तो वो ऐसे थी। ठीक है, अब डेफिनेटली क्या हुआ, जब ये इंटरफेयर हुई तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये आपस में हो गए ऐड। ठीक है, तो जब ये ऐड हुए हैं तो उस वक्त ये हमारे बन गया E इक्वल टू E1 प्लस E2, इनके वेक्टर्स हम आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हम इनको एनालिटिकली ऐड करते हैं, यानी इनकी वेव फॉर्म्स को ऐड कर देते हैं। E1 ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन का हम नाम रख देते हैं 1। अच्छा, अब हम थोड़ी सी वर्किंग ना फाइ के ऊपर करते हैं। आ, हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, हमने इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की हम इंटरेस्टेड है ना ज्यादा, क्योंकि डार्क फ्रिंज में तो है ही 0, उसमें तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बात ही ब्राइट फ्रिंज की हो रही है। उसका जो पाथ लेंथ होता है आपको पता है वो एम लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस होता है, यही पाथ डिफरेंस अगर मैं फेज डिफरेंस की शक्ल लूं तो वो 2m पाई होगा। ठीक है, तो एंगुलर और वेवलेंथ आपस में ये इनका फेज डिफरेंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर अ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब अगर मैं ये दोनों जो मेरी जो रिलेशनशिप्स हैं इसको मैं थोड़ा इस तरह लिख लेती हूँ कि डेल्टा एल जो है ये पाथ लेंथ डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस जो है वो फाई है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो 2m पाई है दोनों, यानी कि जो वेव्स हैं उनका वो 2m पाई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपस में ये जो ए और बी है इनको आपस में रख के ऊपर नीचे करके डिवाइड कर देती हूँ ना, तो या ये आपस में बराबर है, जब यानी कि जिस वक्त पाथ लेंथ जो है वो एम लैम्डा है उस वक्त फेज डिफरेंस जो है वो 2m पाई था, तो ये आपस में बराबर है। तो ठीक है, डेल्टा एल जो है इसकी इसको कॉरेस्पॉन्डेंस फाई के साथ है, और डेफिनेटली जो एम लैम्डा है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ये इक्वेशंस हमने ऊपर नीचे रखकर बेसिकली डिवाइडिंग को कर दिया, जैसे भी आप इसको कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये इनकी रिलेशनशिप हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने किया बेसिकली ये है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर पाई इक्वल टू 2m पाई, और उसके बाद इसको कर लिया हमने रीअरेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, अब डेल्टा एल होता है आपको पता है डी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा एल की जगह लिख देते हैं डी साइन थीटा, और एम कट गया एम से। ठीक है, तो डी साइन थीटा ओवर लेमडा इक्वल टू फाई ओवर 2 पाई। तो यहां से हमने ना फेज डिफरेंस जो है ना वो निकाल लिया है, यानी कि जो फाई था वो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है, और वो वैल्यू है 2 पाई बाय लेमडा डी साइन थीटा। ठीक है, अब वापस जाएं इक्वेशन 1 के ऊपर, ये देखें ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम रीराइट करेंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम जरा इक्वेशन 1 को रीराइट कर लें।
फिर हम देखेंगे कि ये फाई की वैल्यू में कहाँ काम आ रही है। ठीक है, तो ई जो है ये E1 प्लस E2 के इक्वल है। ठीक है, और इसको हम ले रहे हैं E0 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जबकि फाइव हमारे केस में है 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, जो कि हम बाद में जब सिंप्लीफाई कर लेंगे ना हम वहां पे एंटर करेंगे। अब ये आपको पता है कि ये बेसिकली एक साइंस के जो एंगल्स का सम है। ठीक है, तो यू नो दैट व्हेन वी हैव साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये किसके बराबर होती है? ये होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे गौर करें, हमारे पास है 2 साइन अल्फा क्या था हमारा? ओमेगा टी, और बीटा क्या था? ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओवर 2, और कॉज कॉज क्या है? कॉज में ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। अच्छा, इसमें जो ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, ये बड़ा एंगल है, यानी कि इसको अल्फा मानना है हमने फॉर सिंप्लिसिटी, और जो है बीटा को हमने फाइव मानना है। ओमेगा टी यानी कि पहला जो है वो अल्फा है, दूसरा बीटा है, दूसरा अल्फा है, पहला बीटा है। ठीक है, तो हमने रीअरेंज किया उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि माइनस का साइन हमारे पास ना आए। ठीक है, तो अब ये ओमेगा टी से हो गया कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 ओमेगा टी बन गया। ठीक है, तो अब आप गौर करें, तो ये बन गया 2 E0। अच्छा, ये कॉज वाली टर्म जो है ना, ये इधर आ गई, इसको हम पहले ले आते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ही रिड्यूस कर गई है। ठीक है, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली टर्म जो है ना, ये इधर हम ले गए, साइन ये 2 ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, चलें, ये हमारे पास बन गया इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक साइन वेव है। ठीक है, और उस साइन वेव की एक जो है ना, उसके ऊपर एक एनवलप भी है जो कि कॉस वेव है। ठीक है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 E0 है। राइट। अच्छा, अब आपको पता है कि इसको इस चीज को हमने ना इंटेंसिटी के साथ अब रिलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो होती है, अब यहाँ पर हम इसको प्रिसाइजली RMS वैल्यू के साथ रिलेट करेंगे, जो कि एवरेज वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह की। ठीक है, और जब हम इसको इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ अरेंज करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम ये जो फार्मूला है ना, इसकी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यानी कि ERMS हम कैसे निकालेंगे? ERMS हम निकालेंगे कि जब हम इसको पाई के ऊपर डिवाइड कर दें, और इसको एंगल को ओमेगा टी को हम थीटा लिख लें। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा 2, और इसका साथ ही साथ हमने लेना है स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये सारी एक्सप्रेशन जो ऊपर ये वाली जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन 2 के अंदर, ये सारी हो गई स्क्वायर। तो स्क्वायर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसको, तो ये 4E0 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर 5/2। अच्छा, ये कॉस जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो है वो थीटा के लिहाज से करनी है, तो 5 उसमें कांस्टेंट है, वैसे भी फेस कांस्टेंट है वो। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये जो साइन वाली टर्म है ना, अ, इसके अंदर हमारी जो है वो होगी, इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम ओमेगा टी को हमने यहाँ पे थीटा लिख लेना है। ठीक है, तो क्योंकि ओमेगा टी बेसिकली थीटा ही होता है। राइट, तो ये साइन थीटा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इसको पाई पे डिवाइड करना है।
और 0 से पाई के दरमियान हमारी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। और ये साइन, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये थीटा प्लस 5/2 ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और ये डी थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन हो गई, और ये चीज सारी जो है ये आपकी स्क्वायर में आ रही है, सब कुछ वैल्यू स्क्वायर हो गई है, ठीक है, क्योंकि आर एम एस स्क्वायर होती है, इंटेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि जो कांस्टेंट्स हैं वो तो वहीं पे वहीं रहेंगे, और ये जो वैल्यू होती है ना 1/पाई, इसको हमने पहले भी करके देखा हुआ है, आप दोबारा बेशक करके देखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इस पूरे इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये 4 E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसका आंसर आ जाएगा, इस इंटीग्रल का आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो ये 2 से कट गया, तो अब इंटेंसिटी का फार्मूला हमें मिल गया, और इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू द आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 2 E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम फाइ की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने पहले रखी हुई है निकाल कर। तो वो क्या वैल्यू थी? वो थी पाई बाय 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 D sin थीटा, D sin थीटा, ये वैल्यू हमने पीछे निकाली है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इंटेंसिटी का फार्मूला मिल गया है, यानी कि हम इंटेंसिटी पैटर्न इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, विच इज 2 E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय लैम्डा डी डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है जिससे हम इंटेंसिटी का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो E0 स्क्वायर है ये बेसिकली E0 जो है ये I0 यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, अच्छा E0 स्क्वायर I0 के बराबर होगी, I0 स्क्वायर के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज बेसिकली स्क्वायर्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से, लेकिन कॉस की वैल्यू स्क्वायर ही रहेगी क्योंकि वो तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का फार्मूला ये बन गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। एंड वी कैन फर्दर सॉल्व इट लाइक दिस, कि इंटेंसिटी पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 2 cos स्क्वायर पाई डी साइन थीटा ओवर लैम्डा, और थीटा के फंक्शन के तौर पर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हो जाएगी जब ये जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म है ये 1 हो जाया करेगी, ये मैक्सिमम होगी। इसके अलावा ये थीटा जो है ये जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा ये इंटेंसिटी पैटर्न भी चेंज होगा। कॉस की वैल्यू आपको पता है 1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है, और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए कॉस का जो सारी वेव है वो अपर हाफ में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप ये देखिएगा, ये मेरा कॉस का फंक्शन है, ये मेरी वैल्यू है 0 के अगेंस्ट, ठीक है, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। यानी कि I/I0 जब कॉस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, जिस वक्त ये उस वक्त ये मैक्सिमम होगी, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये फिर जो है ना D sin थीटा ओवर लैम्डा, यानी कि ये पूरा जो है ना इस पूरे को हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, D sin थीटा ओवर लैम्डा, और जैसे जैसे ये वेरी कर रहा है इसको भी हम 1, और ये इसका जो इसको नीचे जाना चाहिए था ना इस तरीके से, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये इसका जो ट्रफ है वो भी ऊपर चला गया है, ठीक है, इस वेव का। और क्योंकि ये कॉस स्क्वायर की वेव है बेसिकली, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये राइट साइड के ऊपर ये वैल्यूज जो हैं ये इंटीजर की फॉर्म में हम प्लॉट कर रहे हैं 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये -1, यानी कि ये D sin थीटा ओवर लैम्डा की वैल्यूज हैं, ठीक है।
और ये इस तरीके से D-2 एंड सो एंड सो, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वेरी करे। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न होगा इस इंटरफेरेंस का, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हासिल हुई थी, अगर हम उनका इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये उसकी इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन होगी।